नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में अब तक 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गौरैया पक्षी के संरक्षण की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत किए गए छोटे छोटे प्रयास की सराहना की, जिससे ये एक बड़ा अभियान बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से इस अभियान से अपने तरीके से जुड़ने का एक बार फिर से आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती एनसीसी कैडेट्स की संख्या पर अपने विचार साझा करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के जरिए बिना राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं से देश की राजनीति से जुड़ने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीते 19 नवंबर को सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची थी, तभी बवाल हो गया। हालांकि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। वहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूर्ण हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब यह सर्वे पूरा हो चुका है। अब एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पत्थर की घटना पर कहा कि सर्वे के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी का प्रयास किया। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने संभल में पुलिस पर पत्थर फेंकने की घटना पर कहा कि कोई भी आदमी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल में पथराव की घटना पर कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन करवाना ये सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसका पालन करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल की घटना पर कहा कि यह देश के लोकतंत्र पर हमला है और इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के पहले संसद में सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंचे। वहीं विपक्ष के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश और अन्य नेता बैठक में भाग लेने पहुंचे। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। ओडिशा पर्व नई दिल्ली में ओडिया समाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है।
ओडिशा पर्व 2024 ओडिशा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को प्रदर्शित करेगा और राज्य के जीवंत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिन के दौरे के लिए कल रवाना हुए। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका दिल खोलकर अभिनंदन हुआ। पीएम ने शानदार नतीजों के लिए जनता का आभार जताया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद की विजय और परिवारवाद की पराजय बताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक हैं तो सेफ हैं का संदेश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली भारी कामयाबी के बाद अब सरकार बनाने की कवायदें शुरू हो गई हैं। महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए लुइस मरांडी, चमरा लिंडा समेत अनेक विधायक मुख्यमंत्री निवास रांची पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुना जाएगा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, यह हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हेमंत सोरेन की योजनाओं को जनता ने सराहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी आरएलडी ने 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल कर अपना परचम लहराया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के 3रे संस्करण का सोमवार को नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगे। नई चेतना पहल बदलाव की इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना है। 23 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के फियुगी की यात्रा करेंगे, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। शेरिंग तोब्गे कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और मंगलवार दोपहर को वापस स्वदेश रवाना होंगे। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रवती परिडा ने घोषणा की है कि सुभद्रा योजना के 3रे चरण में 80 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। 4थे चरण का लाभ दिसंबर में दिया जाएगा। आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लोगों से श्री गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को अपनाने और उनके महान आदर्शों को अपनाने जीवन में अनुसरण करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नवेलिम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 416, अलीपुर में 413,
नेहरू नगर में 410, सोनिया विहार में 411, विवेक विहार में 409, जहांगीरपुरी में 408, बवाना में 406 और सबसे न्यूनतम लोधी रोड में 302 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी लगातार धुंध की परत देखने को मिल रही है। आज भी कई इलाकों में धुंध की चादर देखने को मिली। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई दिखी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। IMD के अनुसार शहर में आज हल्का कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अटल टनल रोहतांग के पास भी ताजा बर्फबारी हुई। उज्जैन में क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है। ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है, ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है। अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं। तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। PM आवास 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। असम के पर्वतीय दीमा हसाओ जिले में रात करीब 11:05 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। भूकंप के केंद्र सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने कहा कि पीएम मोदी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना जैसे कई बड़े कदम उठा रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का बाजार बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि इसके मद्देनजर घरेलू खिलौना उद्योग के अर्थतंत्र के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अदानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगेशिंदर सिंह ने समूह पर लगे फर्जीवाड़े के आरोपों को खारिज कर दिया। जोगेशिंदर सिंह ने कहा कि अदानी समूह की 11 कंपनियों पर अमेरिका में कोई अभियोग नहीं है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 5.2% बढ़कर $73 अरब पर पहुंच गया है।
बता दें कि आसियान भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है, जिसकी भारत के वैश्विक व्यापार में लगभग 11% हिस्सेदारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 121 अरब डॉलर था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस सप्ताह फंड जुटाने के मामले में शानदार वापसी की है। भारत में स्टार्टअप फंडिंग में इस सप्ताह में 226% से ज्यादा का उछाल आया है। स्टार्टअप फंडिंग में 226% से अधिक की वृद्धि के साथ इसमें कुल मिलाकर लगभग 596 मिलियन डॉलर जुटाए गए। पिछले सप्ताह स्टार्टअप फंडिंग में कम से कम 24 भारतीय स्टार्टअप ने लगभग 182.62 मिलियन डॉलर जुटाए थे, जिसमें 3 ग्रोथ स्टेज डील और 19 अर्ली स्टेज डील शामिल थी। देश में अधिकांश राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ भारतीय शेयर बाजार स्थिरता की ओर अग्रसर हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप को अवैध बताया। डोनाल्ड ट्रंप के अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापस आने के साथ ही भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एआई और सेमीकंडक्टर जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले निवेशों और चीन+1 रणनीति जैसे नीतिगत बदलाव के कारण अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम जिले में ताजा झड़पों में 18 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए। फिलीपींस में इस वर्ष 1 जनवरी से 16 नवंबर तक डेंगू के 3,40,860 मामले सामने आए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 81% अधिक है। उत्तरी इराक के किरकुक प्रांत में एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट के 5 आतंकवादी मारे गए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर हुए इजरायली हवाई हमलों में 34 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने घोर प्रांत में 9 सीक्रेट ड्रग प्रोसेसिंग लैब को नष्ट कर दिया। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप जीटी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बताएं कि अजरबैजान के बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाने के लिए एक नए समझौते पर सहमति बन गई है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस समझौते पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चांदनी रैना ने इस समझौते को ऑप्टिकल इल्यूजन करार दिया है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के तहत विकासशील देशों को मदद के रूप में 2035 तक सालाना 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व नीति सलाहकार और वकील ब्रोकर रोलिंग को कृषि विभाग का नेतृत्व करने के लिए सचिव के रूप में चुना है। रॉलेंस वर्तमान में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। वे ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के साथ करीबी संबंध में हैं। एक शक्तिशाली चक्रवात बम और धीमी गति से बहने वाली वायुमंडलीय नदी ने इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर तबाही मचाई। इस चक्रवात के कारण लाखों घरों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई। पेरू की राष्ट्रपति जीना बोलुआर्टो ने विशेष साक्षात्कार में कहा कि बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से वैश्वीकरण में विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। पर्थ टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 400 रन से ज्यादा की बढ़त बना ली है।
आज तीसरे दिन भारतीय टीम ने 172 रन से आगे खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल शानदार पारी खेलते हुए 161 रन बनाकर आउट हुए। पर्थ टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच 200 रन की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। पहली पारी में भारत 150 रन पर सिमट गया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 104 रन पर ऑल आउट हो गई थी। क्रिकेट जगत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक आईपीएल की मेगा नीलामी आज सऊदी अरब के जिद्दा में होगी। आईपीएल की मेगा नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों में से 48 कैप्ड हैं और बाकी अनकैप्ड पेशेवर हैं, जबकि 197 कैप्ड विदेशी और 12 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी दांव लगाएगी। आईपीएल की इस मेगा नीलामी में 10 फ्रेंचाइजी 2025 सत्र और उसके बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ संभावित टीम की तलाश करेंगी। आईपीएल की नीलामी में 67 भारतीय और 210 विदेशी सहित 577 खिलाड़ी आगामी सत्र के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि उसके अधिकारी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अनिश्चितता को दूर करने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई के अपने समकक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। बीसीसीआई की ओर से टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने में असमर्थता जताने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की घोषणा में देर हो रही है। जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 26 नवंबर से ओमान के मस्कट में शुरू होगा। मौजूदा चैंपियन भारत आमिर अली की कप्तानी में टूर्नामेंट खेलेगा। पूल ए में भारतीय टीम के साथ कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड की टीम है, जबकि पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान और चीन की टीम शामिल हैं। भारतीय टीम 27 नवंबर को थाईलैंड के साथ पहला मुकाबला खेलेगी। भारत 28 नवंबर को जापान के साथ मैच खेलेगा। पूर्व क्रिकेटर मिताली राज, अभिनेत्री सयामी खेर और शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रकानंदा सहित कई अन्य हस्तियों ने अडानी अहमदाबाद मैराथन 2024 के 8वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रकानंदा ने कहा कि वे मैराथन का गवाह बनकर बहुत खुश हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। अल्बानिया में विश्व सैन्य खेलों में भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। रितिका की इस ऐतिहासिक जीत के बाद रोहतक में जश्न का माहौल है। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई है। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोरिया की जोड़ी ने हराया। इफ्फी 2024 के मंच पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जलवा जारी है। 2024 में तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हनुमान की इफ्फी में स्क्रीनिंग हुई। संगीतकार ए.आर. रहमान ने उनकी निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालों को कानूनी नोटिस भेजा है। दरअसल उनके तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।